हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और इस एक नई वीडियो के साथ फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना नया चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का। एंड द चैप्टर इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर का और स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग से। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मीनिंग बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। एंड ब्रिंगिंग दी ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज टुगेदर इन ए मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। अभी रिसोर्सेज बच्चों हमें पता है 3 टाइप के होते हैं, ह्यूमन, फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना। अभी इनको एक साथ लेके आना है और मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में इनका इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में इनको अरेंज किया जाएगा सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी सिंपल, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and bringing the physical, financial and human resources in a most productive manner so that goal of the organization can be achieved, है ना। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में या ड्यूरिंग योर वाइवा वॉइस, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑन एक्टिविटीज़ फर्स्ट एंड ब्रिंगिंग द फिजिकल, ह्यूमन एंड financial resources together in the most productive manner so that the basic goal या main goal ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। अभी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो कि बहुत छोटा है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स ओनली, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। बच्चों, फ्यूल का प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो फ्यूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें और उसको ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और एबिलिटी लोगों को असाइन कर दिया जाए। तो इससे लोगों में, ठीक है, जो बेनिफिट इससे जो मिलेगा वो एक्सपर्ट होंगे लोग काम करने में, काम की स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और इफ़ेक्टिवनेस भी आएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी किसी काम से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको वर्क को, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब कोई भी एक बड़ा काम है जैसे बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी या कोई भी, ठीक है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको चलाना है या कंपनी चलानी है, तो इट विल इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट नेचर, है ना। तो एक बड़े काम को करने में हज़ारों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं और ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इनके नेचर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन एक्टिविटीज़ की लिस्टिंग करनी है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है और सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हमें, ठीक है, ग्रुपिंग कर देना है और डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र कर देना, विच इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़, देन ग्रुपिंग दी सिमिलर एक्टिविटीज़ को हमने ग्रुपिंग कर देना है। अब ये ग्रुपिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिवीज़न में ट्रांसफ़र करेंगे, या सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस डिपार्टमेंट में जो मैन पावर होगी, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, वो उसी तरीके के रखे जाएंगे जो उन काम्स को करने में एक्सपर्ट हैं, उन वर्क को करने में, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हैं। अभी हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी एक्टिविटीज़ को, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। अब डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जो जॉब पोजीशंस हैं बच्चों, अभी जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, अभी लोग आए नहीं हैं काम करने, है ना। तो जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, लाइक ऑपरेटर की जॉब पोजीशन, सुपरवाइज़र की जॉब पोजीशन, कोई ना कोई प्लांट सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब पोजीशंस को क्रिएट किया। अब हर जॉब पोजीशन को हम क्या असाइन करेंगे, ड्यूटीज़ का मतलब व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ए जॉब पोजीशन। किसी जॉब पोजीशन पे लोगों की काम क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, है ना। तो एक जॉब पे रहते हुए, जॉब पोजीशन पे रहते हुए लोगों को क्या काम करने हैं, है ना। तो हम उसकी ड्यूटीज़ को, ठीक है, डिसाइड करेंगे। उसके बाद में इस्टेब्लिश करेंगे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। बच्चों, ये जो लास्ट स्टेप जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का है, इस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप।
ये ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को क्रिएट करता है, यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, है ना। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी पोस्ट हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे ठीक है, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस जो हैं, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। तो जो सुपीरियर है, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट है, उनका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, उनमें आपस में एक ना एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, यानी कि हु द विच, ठीक है, द हुम विल बी रिपोर्टिंग टू हुम, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 4 स्टेप्स: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, या तो प्रोडक्ट बेसिस पे आप ठीक है डिवाइड करेंगे, डिविजन्स क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट डिविजन्स, या फिर सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए या डिविजन्स क्रिएट हो गई तो उनमें जॉब पोजीशंस क्रिएट होंगी। हर जॉब पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनको डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे हायरार्की क्रिएट होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। अभी इसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया बच्चों। देखिए, फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान। तो हमारा एक प्री डिटरमाइंड प्लान है, जिसके अकॉर्डेंस में हम अपनी एक्टिविटीज़ को, यानी कि होल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करेंगे। और ये वर्क जो है इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है, जिससे कि इनका डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि एक एक्टिविटी जो है उसका डुप्लीकेशन ना हो, डुप्लीकेशन अवॉइड हो। सेकंड इज़ कमिंग टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, है ना। अभी बच्चों हम पढ़ेंगे 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल है, और दूसरा है डिविजनल्स। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक नेचर सिमिलर प्रोडक्ट लाइन को एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट लाइन को एक डिपार्टमेंट में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको बोला जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर या डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और अगर सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे बच्चों लिखा भी है, वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर नेचर की जॉब्स को हम एक साथ अगर ग्रुपिंग कर देते हैं तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स, है ना। थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। वंस वी हैव, ठीक है, डन द डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब पोजीशंस को क्रिएट किया जाएगा। अब ये जॉब पोजीशंस जितनी भी होंगी, इनकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स जो भी रहेंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ उस जॉब पोजीशन से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो उन्हें उस जॉब पोजीशंस पे परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनको बोलेंगे ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू ए जॉब पोजीशन। लास्ट स्टेप आता है बच्चों एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट hierarchical structure and also help in coordination amongst various departments। तो जब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि सीनियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिगनिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, है ना। तो इससे अब ये बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ हायरार्की इज बेसिकली व्हाट, अथॉरिटी। जिस बंदे को सबसे ज़्यादा पावर दी गई हैं, सबसे ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, वो सबसे टॉप लेवल पे है। द पर्सन विद द लीस्ट राइट्स, विद द लीस्ट पावर्स विल बी ऑन द बॉटम लाइन, यानी कि सबसे नीचे है। तो यहाँ पे एक सीनियर और सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जो रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश हम करते जा रहे हैं हर लेवल पे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की डिज़ाइन होती है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि कौन किसको रिपोर्टिंग कर रहा है
और कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। इसके बाद आता है बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकंड नंबर पे आएगा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, थर्ड इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडेप्टिंग टू द चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड ठीक है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो वन बाई वन हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो फर्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? एक्सपर्टनेस। इफ़ समवन इज़ एक्सपर्ट इन डूइंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो हम उसको बोल देते हैं वो बंदा स्पेशलाइज्ड है, भाई एक्सपर्ट है, उसे इस काम का नॉलेज है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब उसमें एक बेल्डर है जो बेल्डिंग करने में एक्सपर्ट है। अब वो एक्सपर्ट क्यों है, स्पेशलाइज क्यों हो गया? क्योंकि वो बार बार उसी एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है और वो उसी ट्रेड से, ठीक है, क्वालिफाइड है, उसी ट्रेड से उसने इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक किया हुआ है, उसके बाद उसने बेल्डिंग की। अब वो कॉन्टीन्यूसली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेल्डिंग का काम कर रहा है, तो ही हैज़ बिकम ए एक्सपर्ट इन डूइंग द बेल्डिंग जॉब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं तो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ी कंपनी है मान लीजिए, तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे वो काय में एक्सपर्ट होंगे? प्रोडक्शन में। सिमिलरली वी आर कमिंग ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो अगर हम मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जो भी मैन पावर या जो भी, ठीक है, लोग मार्केटिंग एंड सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उनकी स्किल्स क्या हो सकती हैं? वो एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, they may be the experts in the promotion activities, they may be the expert in the designing the distribution channel। तो ये जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनको सिमिलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है और इस डिपार्टमेंट में जो लोग रखे गए तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं। अब वो वही एक्टिविटी करेंगे, वो दूसरी एक्टिविटी में, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यानी कि जो मार्केटिंग का बंदा है वो मार्केटिंग का ही काम करेगा, जो प्रोडक्शन से जुड़े लोग हैं वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो इससे एक स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आता है, लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। और ये अगर टिपिकली अगर हम देखेंगे तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, विच इज़ कॉल्ड, दो तरीके का स्पेशलाइजेशन आता है ऑर्गेनाइजिंग में, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन दो टाइप का है बच्चों, एक तो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और दूसरा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रिजल्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग की वजह से या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का बेसिस क्या है। अगर डिविजन्स क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और अगर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है तो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो होगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में, R&D वाले R&D में एक्सपर्ट होंगे, है ना। तो सिमिलरली जो प्रोडक्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, अब मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स बनाई गई हैं और हर प्रोडक्ट लाइन को एक डिफरेंट डिवीज़न में डाला गया और हर डिवीज़न का एक हेड है ना। तो अब उस डिवीज़न में काम करने वाले जो लोग हैं वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सिचुएशन ले लेते हैं ITC, ठीक है, एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी। अब वहाँ पे टोबैको डिवीज़न है, होटल डिवीज़न है उनकी एक, है ना, एक गारमेंट डिवीज़न है विच इज़ कॉल्ड बिल्स लाइफ स्टाइल। अगर हम बात करें तो ITC की कंज्यूमर डिवीज़न भी है जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो हर डिवीज़न में एक अलग प्रोडक्ट लाइन है और हर डिवीज़न में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होंगे, यानी कि उनको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग विल रिजल्ट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। बच्चों, अगर बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी है तो उसका रिजल्ट मिलेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और अगर बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट लाइन है तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
सेकंड बेनिफिट क्या मिलने वाला है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। बच्चों क्या है ना कि हर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस को क्रिएट किया गया है। हर जॉब पोजीशन से रिलेटेड जो भी उनकी अथॉरिटीज़ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। तो इससे वर्किंग रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, और एक जॉब पोजीशन पर रहते हुए उस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या अथॉरिटीज़ हैं जो उसको मिली हुई हैं। तो इससे किसी भी बंदे को अपने काम के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न नहीं है माइंड में, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। नाउ कमिंग टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ह्यूमन, फिनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को इस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम हो। तो अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है ब्रिंगिंग द फिजिकल, ह्यूमन एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज इन द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर, या आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर या मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहाँ पे फुली ऑटोमेटेड प्लांट है, यानी कि फुली ऑटोमेटेड प्लांट पे काम हो रहा है ना, या उसमें हाई टेक्नोलॉजी या बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो वहाँ पे जो मैन पावर चाहिए होगी वो भी उसी टाइप की चाहिए होगी, हाईली, ठीक है, स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड मैन पावर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी ले लेते हैं कि स्कूल है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। स्मार्ट क्लास पे पढ़ाना है टीचर ने, तो टीचर भी आपको उसी स्किल्स के और उसी क्वालिफिकेशन के मैच करते हुए रखने पड़ेंगे जिनको स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ाने का एक्सपीरियंसेस हों, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ब्रिंगिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बेस्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर। नाउ कमिंग टू प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ जॉब। अभी क्या हो रहा है, मैन पावर का वेस्टेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हर आदमी की ड्यूटीज़ को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ को एडवांस में डिफाइन कर दिया गया है। तो किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ना तो जॉब की स्किपिंग हो रही है और ना ही जॉब का डुप्लीकेशन हो रहा है। स्किपिंग मीन्स कि किसी बंदे ने अपनी जॉब को किया ही नहीं, स्किप कर दिया। अब वो स्किप करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी एडवांस में डिसाइड है, वो आंसरेबल होगा, सुपीरियर्स को उसे आंसर देना पड़ेगा भाई काम क्यों नहीं हुआ। और एक बंदे का काम दूसरा बंदा नहीं कर सकता, या एक एक्टिविटी को दो लोग सेम टाइम पे परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है लोगों के बीच में और डुप्लीकेशन होना शायद पॉसिबल ना हो, है ना। नाउ कमिंग टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जब किसी बंदे को ड्यूटी दी जा रही है, ड्यूटीज़, तो हिज ड्यूटीज़ आर गिविंग ए, ठीक है, आर गिविंग ए बाई गिविंग ए रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट में उसको ड्यूटीज़ लिख के दी जा रही हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो जो पेपर है जिसमें रिटन में किसी एम्प्लॉय को ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, तो उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब सुपीरियर्स या टॉप लेवल जब सबॉर्डिनेट्स को ड्यूटीज़ दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, तो जनरली ओरल डिस्ट्रीब्यूशन या डेलीगेशन कम होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जनरली असाइन की जाती हैं, तो दीज आर असाइंड इन रिटन फॉर्म, और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर ड्यूटीज़ दी जाती हैं लोगों को, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब एक क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन मिल गया एम्प्लॉयज़ को, जिसमें उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन कर दिया गया है, और साथ में ये भी बोला गया है कि भाई आपकी वर्किंग रिलेशनशिप्स क्या हैं अदर लोगों के साथ में, कौन आपका बॉस होगा, कौन आपका सबॉर्डिनेट होगा। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हमें किसे रिपोर्टिंग करनी है और हमारे को कौन रिपोर्टिंग करेगा, हमारे क्या काम है और हमारे नीचे वाले के क्या काम है, और हमारे ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और साथ में क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, काम स्मूथली होगा। नाउ कमिंग टू एडेप्शन टू चेंज। तो बच्चों क्या होता है, जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, तो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो बजाय किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की बजाय उस पर्टिकुलर डिवीज़न में या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ, एडेप्शन टू चेंज ईजी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आई है,
तो अभी जो प्रोडक्शन की नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें ट्रेनिंग जनरली किसे देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करना। सिमिलरली मार्केटिंग रिलेटेड अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आया या कोई नई पॉलिसी है या कोई नई स्ट्रैटेजी कंपनी ने डिज़ाइन की है, तो उस मार्केटिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए मीटिंग किसकी बुलानी पड़ेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। तो क्या होता है कि भाई जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हम कर रहे होते हैं तो इससे जो चेंजेस हैं उनका एडेप्शन ईजी हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव चेंजेस कैन बी मेड। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में डेलीगेशन हो रहा है। और डेलीगेशन किसका हो रहा है, अथॉरिटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अकाउंटेबिलिटीज़ का। तो अब ये डेलीगेशन की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स को दी जाएंगी तो उनमें इनिशिएटिव की फीलिंग आएगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। उनको अपनी बाउंड्रीज़ भी पता है, विद इन दैट बाउंड्रीज़ दे कैन वर्क फ्रीक्वेंटली, है ना। उनको पता है कि कहाँ तक वो डिसीजन ले सकते हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ में एक इनिशिएटिव की फीलिंग आती है। वो विद इन अपनी लिमिट अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं, अपने खुद के प्लान बनाते हैं और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएंगी, उनमें प्लान को बनाने की और प्लान को एग्जीक्यूट करने की स्किल्स आएंगी, जिससे जो भी पर्सनल यानी कि जो मैन पावर है उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसके बाद में आती है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग आज की डेट में बच्चों एक्सपेंशन और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर बड़े स्केल पे काम करना है, लार्ज स्केल पे काम करना है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस चलाने हैं, तो आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिवीज़न स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही पड़ेगा, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करना ही पड़ेगा। या तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी एक्टिविटीज़ की, या फिर ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड डिपार्टमेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी आईटीसी की कई सारी डिवीज़न पहले से हैं, टोबैको डिवीज़न, कंज्यूमर डिवीज़न, गारमेंट डिवीज़न, है ना। तो अभी आईटीसी को मान लीजिए एक नए बिजनेस में एंटर करना है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंशन और ग्रोथ ईजी हो गया। कंपनी एक और डिवीज़न ऐड कर देगी, एक डिवीज़न हेड बैठा दिया, भाई वो देखता रहेगा काम को। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जो है वो इजी हो जा रही है ना। यानी कि नए प्रोडक्ट्स लाइंस को ऐड करना है या आपको स्केल ऑफ ऑपरेशंस अगर बढ़ाना है, तो इससे एक्सपेंशन और ग्रोथ काफ़ी इजी हो जाती है। लिखा भी है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, है ना। अभी टाटा की बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। अभी मुझे तो शायद टाटा की सारी डिविजन्स के नाम भी ना पता हूँ, ठीक है। देयर में बी मोर देन 20 डिविजन्स इन टाटा, ठीक है। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अभी टाटा एक नए बिजनेस में आएगी तो एक डिवीज़न और बना देगी, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बिकम्स ईजी। तो ये थी बच्चों ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंसेस, ठीक है। वन बाय वन मैं यहाँ पे फिर से रिव्यू कर देता हूँ इनको। तो पहली ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है वो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो दो तरीके का है। अगर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि फंक्शंस के बेसिस पे अगर डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए, डिविजन्स बनाई गई हैं, तो डिविजनल स्पेशलाइजेशन यानी कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, लोगों को अपनी अथॉरिटीज़ पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं, जो पहले से ही उनको क्लैरिफाई कर दी गई हैं। देन आफ्टर कमिंग टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑर्गेनाइजिंग में फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनके बीच में मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, है ना। और जॉब्स का डुप्लीकेशन ना हो और स्किपिंग ना हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोगों को जॉब्स में ड्यूटीज़ दी जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, उन्हें उनके राइट्स बताए जा रहे हैं, पावर्स बताई जा रही हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया है। रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत ईजी हो जाता है, सबको पता है भाई हमारा बॉस कौन है और हम किसके बॉस हैं। नाउ कमिंग टू एडाप्शन ऑफ चेंज, तो कभी भी कोई चेंज करना है तो उससे चेंजेस इजी हो गए। इफेक्टिव चेंजेस कैन बी मेड विद इन द डिविजन्स, विद इन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों को ड्यूटीज़ दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में इनिशिएटिव्स की फीलिंग आती है, लोग खुद से अपने प्लान बना के उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन के साथ में विद इन देयर ओन अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी जॉब्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ सबसे लास्ट था एक्सपेंशन एंड ग्रोथ।
तो ऑर्गेनाइजिंग से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसकी हेल्प से आप एक्सपेंशन और ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं। नए डिविजन्स को ईजिली ऐड किया जा सकता है, नए डिपार्टमेंट्स को ईजिली ऐड किया जा सकता है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन अभी स्मॉल स्केल पे हो, उसमें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स कम हो सकता है मेनली कोर डिपार्टमेंट्स हों लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो और भी सारे डिपार्टमेंट्स ओपन होते जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, मे बी लीगल डिपार्टमेंट, मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर का मतलब इट्स ए बेसिकली नेटवर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस, है ना। तो अगर हम बात करें कोई भी कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो वो है क्या? वहाँ पे बहुत सारी जॉब पोजीशंस हैं और हर जॉब पोजीशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। बच्चों याद रखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल और ऑपरेशनल दो तरीके की जॉब पोजीशंस होती हैं। ऑपरेशनल जॉब पोजीशंस यानी कि फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजरियल जॉब पोजीशंस यानी कि जो मैनेजर्स की जॉब कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं लोग बैठ के। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें इन ठीक है ऑपरेशनल और मैनेजरियल जॉब्स की ग्रुपिंग कर दी गई है, यानी कि एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है, ऑपरेशनल और मैनेजरियल जॉब पोजीशंस का, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सेड एज ए फ्रेमवर्क ऑफ ठीक है ऑपरेशनल एज वेल एज मैनेजरियल जॉब पोजीशंस। हर जॉब से एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ जुड़ी हुई है और हर जॉब से कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ भी एडेड हैं, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी भी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इसको कम हाईलाइट किया गया बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जिस पे अलग से कई बार केस स्टडीज़ पूछी गई हैं। तो व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो इस ठीक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो इट बेसिकली व्हाट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स विच कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। यानी कि एक सुपीरियर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर लार्ज है, कैसा है? लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कि एक सुपीरियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर्स की ज़्यादा से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है, यानी कि गाइड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे एक सुपीरियर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सबॉर्डिनेट्स को अगर मैनेज कर रहा है तो इस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे हम? कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्ज है। लार्ज का मतलब क्या है? बड़ा है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि एक सुपीरियर लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को ही मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, मान लीजिए दो सुपीरियर्स हैं, दो बॉसेस हैं, एक है बॉस 1 और दूसरा है बॉस 2। इट इज़ B1 एंड B2। ठीक है, B1 के अंडर में 5 सबॉर्डिनेट्स हैं और B2 जो है बॉस नंबर 2, ही इज़ मैनेजिंग टू 20 सबॉर्डिनेट्स एट ए टाइम इफेक्टिवली। बोथ आर मैनेजिंग द इफेक्टिवली। तो B1 यानी कि बॉस नंबर 1 जो है उसके अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं? 5। और बॉस 2 के अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 20। तो यहाँ पे हु इज़ द मैनेजर हैविंग द लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? वी विल से दैट B इज़ द बॉस हु इज़ हैविंग द लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे होता क्या है कि जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्ज होता है, क्या होता है? लार्ज, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लिटिल बिट फ्लैटर होगा। कैसा होगा? फ्लैटर। और अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, नैरो का मतलब छोटा है, लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ही सुपीरियर्स मैनेज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है? टाल। टाल का मतलब ऊंचा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 3 थिंग्स आर देयर ओनली, कि सिर्फ 3 चीज़ें हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो आपको ध्यान रखनी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स विच कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। अब ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के टाइप्स कितने हैं? 2, एक नैरो और दूसरा वाइडर, जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉल या लार्ज।
स्मॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक बॉस लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है। वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि लार्ज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बॉस जो है वो बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को एट ए टाइम मैनेज कर रहा है, इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। तो जहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, नैरो का मतलब शॉर्ट है, स्मॉल है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो टाल होगा। टॉल का मतलब लंबा, ऊंचा होगा। और जहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर है, लार्ज है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैटर होगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे सेकंड स्टेप जो था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो था डिपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। पहला जो डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू ए सिंगल डिपार्टमेंट, ठीक है। सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को जब एक डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो क्या किया बच्चों, हमने मार्केटिंग के जितने भी लोग थे उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया, है ना। और अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं वो वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स को शो किया गया। ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को शो किया गया। फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, नाउ द सेकंड इज़ मार्केटिंग, थर्ड इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और नाउ परचेजिंग। अभी क्या हो रहा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग हैं, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी लोग काम कर रहे हैं, बट ये जो भी लोग हैं ये इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट हैं, है ना। इसीलिए अब रिलेटेड डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाए, उस काम में एक्सपर्टनेस हो। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र होंगी। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये सब कहाँ चला जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। अगर ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट अगर करना है एम्प्लॉयज़ का, कॉम्पनसेशन प्लान डिज़ाइन करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है ना। अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो को कम करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट फोकस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ट्रांसफ़र की जाएंगी, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, तो ये सब किस में होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। नाउ कमिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाना है, कोई नई प्रोडक्शन की टेक्निक को, ठीक है, इन्वेंट करना है ना, कोई नया प्रोडक्ट फीचर इन्वेंट करना है, नया कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट का इन्वेंट करना है, तो ये सब कौन काम करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू परचेज डिपार्टमेंट, अभी A to Z जो भी परचेजिंग की जाएगी दैट वुड बी परफॉर्म बाय द परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव और स्किल्ड बायर्स हैं, है ना, जो कॉम्पिटिटिव और स्किल्ड बाइंग में एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जहाँ पे सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अभी आते हैं बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर के फ़ायदे क्या हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स, यानी कि एडवांटेजेस, देन डिसएडवांटेजेस, और फिर सूटेबिलिटी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या आती है, ठीक है, एक्सपर्टनेस आती है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज़ द मेन रिजल्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का एक्सपर्ट हुआ भाई, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के काम में एक्सपर्ट हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन मैन पावर। बच्चों फ्यूल का प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, लोग अपने काम में एक्सपर्ट होंगे तो काम की स्पीड बढ़ेगी, काम की स्पीड बढ़ेगी तो कॉस्ट कम आएगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होता है। थर्ड नंबर पे क्या है, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा।
उनका आपस में कंट्रोल अच्छा होगा। एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो पूरा का पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड कर रहा है विद इन डिपार्टमेंट, यानी कि इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हाई होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला बेनिफिट क्या आने वाला है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। जो मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, और जो डिपार्टमेंट में विद इन डिपार्टमेंट लोग काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वो अपने काम के एक्सपर्ट हैं, है ना। अभी मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग का हेड है ना, तो वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट हो गया है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी आ गई। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग का बंदा हो, तो वो सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है। इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले का कोई इंटरफेरेंस मार्केटिंग में नहीं है, मार्केटिंग वाले का प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन वाले का ह्यूमन रिसोर्स में नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, जॉब का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। इट हेल्प्स इन, ठीक है, ट्रेनिंग ईजिली, इफेक्टिव ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने भी एग्जांपल दिया था, मार्केटिंग की कोई नई स्ट्रेटजी आई है या कुछ नए प्रोडक्ट्स आए जिनकी मार्केटिंग की ट्रेनिंग देनी है, तो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन की कोई नई टेक्नोलॉजी पे डिस्कशंस करने हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देनी है। इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव ट्रेनिंग, इससे ट्रेनिंग ईजी हो गई। देन कमिंग टू, इट एंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। तो बच्चों जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे प्रोडक्शन हो, सबको प्योर अटेंशन मिल रही है, क्योंकि सब अलग अलग छोटे छोटे आइसोलेटेड ग्रुप्स में परफॉर्म किए जा रहे हैं, है ना। अब ये ग्रुप बड़े भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है किसी कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसी में ही 1000 लोग काम कर रहे हों, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है वो किस पे फोकस करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग वाले सिर्फ कहाँ पे फोकस करेंगे, मार्केटिंग पे। जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं वो 100% किस में डिवोटेड है, रिसर्च में। तो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ना, उनको पूरा का पूरा डिवोशन के साथ किया जा रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का हेड कोई ना कोई होगा। मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। तो जनरली ये जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, इनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। अब हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, छोटा छोटा या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हर डिपार्टमेंट अपने आप में, ठीक है, विद इन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन तो अच्छे से कर रहा है। और मेन उनका क्या है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मान लीजिए हेड है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका एक माइंड सेट है कि भाई हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट पूरा हो जाए, बाकी हमें किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दे डोंट केयर। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने आइसोलेटेड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को देख रहा है, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कई बार इग्नोर किया जाता है ना। तो जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी मैंने बात किया इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो हाई है, यानी कि विद इन डिपार्टमेंट्स आपस में लोगों में कोऑर्डिनेशन हाई है, बट एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन, विच इज़ कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी। हो सकता है मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेट ना करें, प्रोडक्शन वाले परचेज के साथ कोऑर्डिनेशन ना मेंटेन करें। नाउ कमिंग टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज विद इन द डिपार्टमेंट्स। कई बार एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि भाई हम प्रोडक्शन की स्पीड स्लो रखेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे। मार्केटिंग वाला कह रहा है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आप क्वांटिटी बढ़ाइए, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ आपके इनफ्लेक्सिबल हैं। इनफ्लेक्सिबल का मतलब आप मार्केटिंग वाले को ज़रूरत पड़ने पे मे बी प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, और प्रोडक्शन वाले को हो सकता है आप एचआर का काम ना ले पाओ। तो यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो नैरो पर्सपेक्टिव्स हैं। आप एक डिपार्टमेंट के काम से दूसरे नेचर की एक्टिविटीज़ में भी परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। तो ये बच्चों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। इसके बाद में आता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कब सूटेबल होगा, कब हमें ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, यानी कि कब किस सिचुएशन में
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करेंगे वो फंक्शनल होगा। तो पहले नंबर पे व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि हमारा मेन फोकस है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हाई डिग्री का हो। वी वांट वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग, वी वांट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, वी वांट वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा? फंक्शनल। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड सुटेबिलिटी, दैट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, बट प्रोडक्ट लाइन एक ही है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जनरली जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं वो होता है फंक्शनल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सूटेबल है? जहाँ पे लार्ज प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट लाइन मैन्युफैक्चर हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, है ना, और हाई डिग्री ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। कोई भी ऐसी केस स्टडी आती है जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लाइन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी जो है वो 100% या हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन चाहती है एक्टिविटीज़ में, ऑक्यूपेशंस में, या आप कह सकते हो फंक्शंस में, और कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी लार्ज हैं और सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, तो आंसर क्या होगा? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या किया गया है? हर डिवीज़न में एक प्रोडक्ट लाइन को डाला गया है, यानी कि एवरी डिवीज़न, ठीक है, इज बीइंग इक्विप्ड विद ए सेपरेट प्रोडक्ट लाइन। तो डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। हो सकता है किसी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न अलग हो, है ना, कंप्यूटर डिवीज़न अलग हो, स्मार्टफोन डिवीज़न अलग हो। जैसे सैमसंग की हम बात करते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सैमसंग कंप्यूटर्स में भी सैमसंग का और भी कोई डिवीज़न होगी। तो इस तरीके से एक बड़ी कंपनी जो है उसमें बहुत सारी डिवीज़न्स होती हैं। जैसे आप रिलायंस ले लो भाई, रिलायंस एनर्जी अलग है ना, रिलायंस कम्युनिकेशंस अलग है, रिलायंस थर्मल पावर अलग है। तो सिमिलरली टाटा, तो हर बड़ी कंपनी में जनरली डिविजनल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो वहाँ पे हर डिवीज़न में एक प्रोडक्ट लाइन को डाल दिया गया और हर प्रोडक्ट लाइन का एक हेड बना दिया गया जिसको बोलते हैं डिविजनल हेड। तो डिविजनल हेड कॉन्सेप्ट कौन से स्ट्रक्चर में है? डिविजनल स्ट्रक्चर में। ये एक डिविजनल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल दिया गया बच्चों। देखिए यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी कंपनी ने अपनी 4 डिविजन्स जो है वो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड की हैं। फर्स्ट डिवीज़न इज़ कॉस्मेटिक्स, देन गारमेंट्स, फुटवेयर एंड स्किन केयर। और हर डिवीज़न में फिर अलग अलग ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ भी की गई है, यानी कि हर डिवीज़न अपने आप में एक आइसोलेटेड कंपनी है और उस कंपनी में फिर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग। बट यहाँ पे पहला बेसिस जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का है वो क्या है? प्रोडक्ट लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जहाँ भी डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है तो वहाँ पे उसका बेसिस है 2 और मोर प्रोडक्ट लाइंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस हैं और कंपनी ये चाहती है कि हर प्रोडक्ट को ड्यू अटेंशन मिले, हर प्रोडक्ट लाइन पे पूरा फोकस हो, तो कंपनी जनरली कौन सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है? डिविजनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक कंपनी को कई सारे डिविजन्स को में डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, है ना। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होंगे? एक एक करके मैं रीड कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखें। पहले नंबर पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हेडिंग्स याद करनी है आपने। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एवरी डिवीज़न इज डीलिंग विद द सेपरेट प्रोडक्ट लाइन। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, है ना। इट इज़ हेल्प टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कल को अगर स्टील डिवीज़न परफॉर्म नहीं कर रही है तो इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिविजनल हेड ऑफ स्टील डिवीज़न। और कल को अगर गारमेंट डिवीज़न परफॉर्म नहीं कर रही है, गारमेंट डिवीज़न में प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही है, तो उसका जो भी हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इससे क्या हो गया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान हो गया। प्रोवाइड ए प्रॉपर बेसिस फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस। आप पूरी की पूरी कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस को जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो डिवीज़न वाइज इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन से डिवीज़न की परफॉर्मेंस हाई है और कौन सी लो है, कौन सी डिवीज़न फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकंड है। सिमिलरली इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ईजिली। नई डिवीज़न आप ऐड कर सकते हो। एक कंपनी की 4 डिवीज़न पहले से हैं, एक और प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है, एक और डिवीज़न बढ़ा दी, एक और डिवीज़न हेड रख दिया। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ या एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर।
उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिफरेंट डिविजन्स व्हेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन। क्या होता है बच्चों की हेड ऑफिस जो है वो इन डिविजन्स को कभी ना कभी रिसोर्सेज एलोकेट करता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट देने वाली डिवीज़न है उसको कम बजट मिलता है, और कई बार ऐसे डिविजन्स जो लॉस मेकिंग है या जिनके रेवेन्यूज़ कम है, प्रॉफिट्स कम है, उनको ज़्यादा बजट दे दिया जाता है। तो इन मैटर्स पे कई बार क्या होता है कि आपस में डिविजन्स में ठीक है कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अभी कॉस्ट, ये डिविजनल स्ट्रक्चर की कॉस्ट हाई होती है क्योंकि यहाँ जॉब्स पे डुप्लीकेशन हो रहा है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पे डिवीज़नल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जितनी भी डिवीजन्स हैं हर डिवीज़न में मार्केटिंग है, हर डिवीज़न में प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है ना। कुछ एक आध डिपार्टमेंट सारे डिवीज़न के कॉमन भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हो सकता है किसी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉमन हो, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है हर डिवीज़न के अलग अलग हों। अब क्योंकि हर डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिवीज़न में आपको लोग भी रखने हैं और हर डिपार्टमेंट में लोग रखने हैं, तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स हो रहा है ना। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी, ठीक है। अगला आपका जो डिसएडवांटेज आएगा वो आएगा, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डिवीज़न। तो इससे क्या हो रहा है कि एक जो मैनेजर्स हैं, जो एक डिवीज़न का हेड बैठा हुआ है, उसको अथॉरिटी मिल गई कि वो सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करेगा। अब हो सकता है वो सारे एरियाज़ में एक्सपर्ट ना हो सकता है प्रोडक्शन में स्ट्रांग हो, मार्केटिंग में स्ट्रांग ना हो, बट सिंस ही इज़ ए डिविजनल हेड तो उसको सारी एक्टिविटीज़ को ही सुपरवाइज़ करना है ना। इसके बाद बच्चों स्टडी करेंगे, ठीक है, सूटेबिलिटी क्या है, कब फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होगा, ये मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं, आप इसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस केस स्टडी में फंक्शनल स्ट्रक्चर आंसर होगा और किस केस स्टडी में डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मैंने जैसा कि भी बताया, फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको कब लिखना है आंसर में, जब कंपनी एक ही प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस कर रही है, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं और कंपनी हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल एक्सपर्टनेस चाहती है या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन चाहती है, तो फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होगा। बट एक कंपनी जिसके पास में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, है ना, और ग्रोइंग कंपनीज़ हैं, आगे चल के और ज़्यादा एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, और ज़्यादा ग्रोथ के प्लान्स हैं, तो और भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, नई इंडस्ट्रीज़ में आएंगी, तो ऐसी कंपनीज़ के लिए जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सूटेबल होगा, ठीक है। तो वन प्रोडक्ट लाइन, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन, है ना। उसके बाद में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डिविजनल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस पे आ जाते हैं कि भाई फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों ये है डिफरेंसेस बिटवीन द फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहला डिफरेंस क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन इट इज़ बेस्ड ऑन दी फंक्शंस, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉर्म कैसे किया गया, किस बेसिस पे किया गया, फंक्शंस के बेसिस पे किया गया। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर का जो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन किस में आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो स्पेशलाइजेशन आता है वो किस में मिलेगा आपको, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, काम में एक्सपर्टनेस ज़्यादा होगी। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, हर डिवीज़न अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक्सपर्ट होगी, है ना। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है ना बच्चों, अगर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव नहीं हुआ तो कई बार डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को ब्लेम करे, प्रोडक्शन वाला हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स को ब्लेम करे कि भाई आपने मुझे सही टाइम पे मैन पावर प्रोवाइड नहीं की। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को ब्लेम कर सकता है कि जब डिमांड मार्केट में थी तो आप सप्लाई नहीं कर पाए, प्रोडक्शन की स्पीड नहीं बढ़ाई आपने, है ना। तो यहाँ पे अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ गोल है या नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट की मिस्टेक्स की वजह से या फॉल्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है क्योंकि डिविजनल हेड ही होल एक डिवीज़न को देख रहा है। अब कोई पर्टिकुलर डिवीज़न अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो उस डिविजनल हेड को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैनेजरियल डेवलपमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर है तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में तो एक्सपर्ट है बट वो अदर एक्टिविटीज़ में उतना एक्सपर्ट नहीं है
है ना। तो एक नैरो पर्सपेक्टिव्स के साथ में मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजनल स्ट्रक्चर में सारी ही एक्टिविटीज़ को मैनेजर्स देख रहे हैं, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व है, तो डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा इकोनॉमिक है, यानी कि सस्ता है, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स का डुप्लीकेशन हो रहा है। कई सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिवीज़न में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मे बी हर डिवीज़न में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ़ पीपल्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। उसके बाद में आता है आपका बेसिक कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो होगा, विद इन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, बट एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में मे भी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, है ना, तो इंट्रा डिविजनल कोऑर्डिनेशन हाई होगा, ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक ही डिवीज़न में सारे लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ठीक है, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो होगा बट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है भाई, जॉब यानी कि एक्टिविटी जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हमें पता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है बाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, विच इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और इसका पर्पस क्या है, काम, है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बीच में जो अपने आप ब्रेक देने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इट क्लियरली डिफाइंस द लाइन ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी को क्लियरली डिफाइन करता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी लोगों की क्या है, हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट्स, है ना। देन इट इज़ ए मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्पेसिफाइड इन प्लान्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ओरिएंटेड है, मेन पर्पज़ है काम करना, और इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ ना कुछ एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। थर्ड नंबर पे आएगा इसमें, इट इज़ इन, ठीक है, इट इज़ इम्पर्सनल एंड डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमोशंस को टैकल करने के लिए, इमोशंस के लिए क्रिएट नहीं किया गया, आपकी फीलिंग के लिए क्रिएट नहीं किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है भाई, काम। ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब यहाँ आपस में जो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप है ना। कैसी रिलेशनशिप है बच्चों, वर्किंग रिलेशनशिप है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसने डिज़ाइन किया है, टॉप लेवल के लोगों ने डिज़ाइन किया है। किसी को सुपीरियर बनाया है, किसी को सबऑर्डिनेट्स बनाया, हर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ डेलीगेट की गई हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय मोटिव ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट किया गया है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर जो बनाया गया है उसको अचीव करना है। इसके बाद में आता है इसमें इसके एडवांटेज क्या हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम के लिए बनाया गया है, हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ दी गई हैं। अब अगर कल को कोई काम नहीं होता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं कि भैया तेरी वजह से काम नहीं हुआ, है ना, तेरी जिम्मेदारी थी, ये तुझे इसका राइट दिया गया था, इस काम को करना था, बट ठीक है आपने ये काम नहीं किया। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम को डिवाइड किया है, किस लिए, जिससे डुप्लीकेशन ना हो, जॉब का रिपीट ना हो कोई भी जॉब। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन्ड, है ना, यानी कि एवरी सबऑर्डिनेट इज़ रिसीविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, ठीक है, सिंगल सुपीरियर एट ए टाइम, है ना। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है, हायरार्की है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड होगा, यानी कि एक बंदा जो है एट ए टाइम एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है। इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट गोल्स, ठीक है, इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ गोल्स। गोल को इफेक्टिवली आप अचीव कर सकते हैं थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए है ही नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है। भैया एंटरटेनमेंट और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन से गोल तो नहीं अचीव होंगे।
कंपनी चलानी है, टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। इसकी लाइफ जो है वो लंबी है, जब तक काम है तब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। नाउ कमिंग ऑन डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट मे लीड टू प्रोसीडरल डिलेज। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजंस होते हैं ना बच्चों, वो डिलेड हो जाते हैं, है ना। या कोई ऑर्डर ऊपर से चल रहा है, इंस्ट्रक्शन, अब वो प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी में जाएगा। पहले एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बताएगा, फिर वो सबॉर्डिनेट अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देगा, फिर और नीचे, यानी कि टॉप लेवल से कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नीचे तक आएगा तो उसमें काफ़ी डिले होगा, क्योंकि उसमें एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, स्केलर चेन है, जिसको फॉलो किया जाएगा। रैपिड पॉलिसी, ठीक है, रिजिड पॉलिसी रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ रिजिड हैं, आपको काम करना है, आपके लिए रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए, हर काम की अपनी पॉलिसी है, आपको उसी पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी का मतलब जो पैरामीटर्स हैं, उन्हीं पैरामीटर्स में ही आपका बिहेवियर होगा, उससे बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। मोर फोकस इज़ ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशंस। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काहे पे ज़्यादा फोकस है भाई? वर्क पे ज़्यादा फोकस है ना। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, या ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो फोकस ये नहीं है वहाँ पे, सिर्फ क्या है भाई, हु इज़ द बॉस, हु इज़ द प्रोडक्शन मैनेजर, हु इज़ द ऑपरेटर, हु इज़ द सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जो आता है, दैट ही, ठीक है, दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, अपने आप क्रिएट हो गया ड्यूरिंग द वर्क। जब काम चल रहा है तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अगर हम बोले तो नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो बच्चों याद कर लो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, है ना। सामाजिक जो भी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप हो गया भाई, है ना, कोई किसी का रिलेटिव है, तो इसके इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिफ एंड टैप्स, जान पहचान, हंसी मजाक का भी अगर रिलेशन है, तो ये सब क्या है भाई? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपस में लोग जब बात करेंगे, ठीक है, तो आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होगा वो क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एक मैरिज पार्टी में किसी कंपनी की टीम है, अब वहाँ पे काफ़ी सारे सुपीरियर्स भी हैं, काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट्स भी हैं, बट वो आपस में आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इनफॉर्मल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे दिया गया, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व, ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स, फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अभी एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अगर वो जा रहा है कहीं पे पार्टी में, तो उसका बिहेवियर हो सकता है अलग हो। अब हो सकता है कोई कंपनी के टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स हों, वो एक पार्टी में जा रहे हैं, तो हो सकता है उनका बिहेव, ठीक है, उनका इनफॉर्मल बिहेवियर अलग टाइप का हो। तो ये डिपेंड करेगा भाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आपका कैसा है, ठीक है। इट डजेंट हैव फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन का स्केलर चेन नहीं है, कोई कभी भी किसी से बात कर सकता है, फास्ट कम्युनिकेशन है। उसके बाद में इट इमर्ज, ठीक है, एमर्जेज स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं हुआ, अपने आप क्रिएट हो गया। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब कौन किससे कैसे जुड़ा है आप समझ नहीं सकते, इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का स्प्रेड कैसा है बच्चों? फास्टर है, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन स्प्रेड होगा, है ना। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफ्रेशमेंट, सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, एंटरटेनमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट एनहेंसेस द जॉब सेटिस्फैक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बीच बीच में इनफॉर्मल गैदरिंग्स होती रहती हैं, लोग आपस में बात करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, वीकेंड पार्टीज़ अगर हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। भाई सिर्फ काम ही काम करना है, आप काम कर करके बोर हो रहे हो, हर टाइम काम, हर टाइम काम, तो ऑर्गेनाइजेशन में आदमी जो है ना वो थोड़ा सा डिप्रेस होने लगता है, थका हुआ लगेगा यार उसे, यार क्या है यार ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ साला काम करना पड़ता है, काम के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और बीच बीच में अगर कुछ पार्टीज़ हो रही हैं, कुछ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, है ना, कुछ गेट टुगेदर हो रहा है,
तो इससे एक मोटिवेशन आ जाता है, लगता है कि यार बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। इट प्रोवाइड क्विक सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें सोल्यूशन आने में टाइम लगेंगे, तो क्विक सोल्यूशंस की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इनफॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस। इसके लिमिटेशंस क्या हैं बच्चों, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्प्रेड रूमर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड है, कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है आपको पता है ना। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है वो रिटर्न होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ओरल हो रहा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्कैलर चेन है, इन्फॉर्मेशन एक स्कैलर चेन में आ रही है, आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है मेरे पास। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कम्युनिकेशन चेन नहीं है, कोई स्कैलर चेन नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन है तो कई बार र्यूमर्स फैलते हैं और उसका सोर्स आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है ना। इट रेजिस्ट चेंजेस। जितना ज़्यादा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड होगा, एम्प्लॉयज़ की गैदरिंग्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो कभी अगर कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो एम्प्लॉयज़ आपस में बात करके उन चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ ग्रुप्स में गिव मोर प्रायोरिटी, मेंबर्स ऑफ ग्रुप में गिव मोर प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी 5-7 लोगों का ग्रुप बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में। अब बॉस उनसे कह रहा कोई काम करो, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है, बट उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, यानी कि वो जो ग्रुप क्या चाहता है वो ज़्यादा करने पे फोकस कर रहे हैं बजाय ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करने के। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रैदर देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं ये आगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी से सिस्टमेटिकली रिलेटेड है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल नेटवर्क, सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क। आप ये कह सकते हैं जॉब पोजीशंस का नेटवर्क है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जॉब पोजीशंस का नेटवर्क है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इट इज रिजल्ट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली, जानबूझ के काम के लिए बनाया गया है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। दो लोग खाली थे, आपस में मिले, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे क्लास से टीचर बाहर गया, स्टूडेंट्स ने आपस में गप्पे मारना चालू किया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। सोशल इंटरेक्शन जैसे ही हुआ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। अराइजेज बाई वर्चू ऑफ पोजिशंस बाई मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किसने क्रिएट किया है? मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है, डेलिबरेटली बाई वर्चू। जबकि पर्सनल इंटरेक्शंस के साथ, पर्सनल क्वालिटीज़ के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है वो कौन सा होता है? इनफॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में वायलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में या स्कूल्स में आप अगर रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपको पनिशमेंट्स मिल सकते हैं, पेनल्टीज़ मिल सकती हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो पनिशमेंट नो पॉल्ट। ठीक है, नो पेनल्टीज़, यानी कि रूल्स ही नहीं है तो पनिशमेंट काहे की पेनल्टीज़। ठीक है, नाउ कम टू कम्युनिकेशन टेक्स्ट थ्रू स्कैलर चेन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होगा? स्कैलर चेन के थ्रू होगा। प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट्स, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूट नहीं है, कोई प्रॉपर स्कैलर चेन नहीं है, कोई कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है ना। एक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फोकस क्या है? क्यों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया? कि एक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जबकि सोशल और कल्चरल नीड्स को, यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है वो कौन सा है? इनफॉर्मल, है ना। उसके बाद में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड है, यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने टाइम पे जाना है, काम करना है ऑफिस में, वर्किंग आवर्स आपके पहले से प्री डिसाइडेड हैं, आपकी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज़। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई। आप शादी में गए अपने हिसाब से डांस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, जहाँ जो मर्जी है खाओ, चाहे जैसे चिल्लाओ, है ना, डांस करो, मस्ती कर सकता है आदमी। बट ऑफिस में क्या ये सब कर सकता है? नहीं कर सकता। वहाँ पे रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमारा अगला जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप।
ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कुछ टास्क हैं और लोगों की जॉब पोजीशंस को आपस में ग्रुपिंग कर दिया गया है। यहाँ पे कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है। हो सकता है कोई ऑपरेटर हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सेल्समैन हो, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो। तीनों आपस में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटीज़ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ का फ्लो कैसा है, टॉप टू बॉटम। जबकि इनफॉर्मल में क्या है, ठीक है, कोई भी फ्लो हो सकता है, वर्टिकल फ्लो भी हो सकता है, हॉरिजेंटल फ्लो भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मैनेजर्स आर लीडर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैनेजर लीडर है। मैनेजर लीडर है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो जो कहेगा वो लोगों को फॉलो करना है, सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स मे नॉट बी दी मैनेजर्स। अभी एक शादी की गेट टुगेदर है जहाँ पे एक सेल्समैन खड़ा हुआ है और वो कुछ मिक्री कर रहा है या कुछ जोक शेयर कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, और आसपास 10 और स्टाफ के लोग आके खड़े हो गए, है ना। अब वहाँ पे उस टाइम पे वो लीडर है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, बट क्या इसलिए है मैनेजर है ना, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो मैनेजर नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लीडर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भैया अथॉरिटी उसके पास है, वो कुछ बोलेगा तो 10 सबॉर्डिनेट्स को उसकी बात सुननी है ना। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है वो हो सकता है मैनेजर ना हो फिर भी लीडर हो, है ना। मैंने एग्जांपल दिया, एक सेल्समैन है, वो सिंगिंग कर रहा है या मिक्री कर रहा है और 10 लोग उसको खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो लीडर है उस टाइम, बट अथॉरिटी इसकी वजह से नहीं है, उसका टैलेंट है ना, उसकी लीडरशिप स्किल्स हैं। तो ये थे बच्चों डिफरेंस बिटवीन दी, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजिंग के हम सेकंड, ठीक है, पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने में से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।